बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। इस पुस्तक में 5 भाग हैं और आज हम भाग 1 पाकिस्तान के लिए मुस्लिम पक्ष और इन भागों में भी अध्याय बटे हुए हैं। तो पहला अध्याय है लीग की मांगे क्या है। अध्याय 1 मुस्लिम लीग की क्या मांगे हैं। 26 मार्च 1940 को हिंदू भारत एकाएक इतना अधिक ध्यानाकर्षण का केंद्र बन गया जैसा इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। उस दिन मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था। नंबर 1, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा संवैधानिक मुद्दे पर 27 अगस्त, 17 और 18 सितंबर तथा 22 अक्टूबर 1939 और 3 फरवरी 1940 को पारित प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का यह अधिवेशन जोरदार शब्दों से इस तथ्यों पर बल देता है कि भारत सरकार के 1935 के अधिनियम में निहित फेडरेशन की योजना इस देश की असाधारण परिस्थितियों में बिल्कुल अनुपयुक्त और असाध्य है और भारतीय मुसलमानों को पूर्णतया अस्वीकार है। बिंदु संख्या 2, मुस्लिम लीग आगे अपना यह मत स्पष्ट करती है कि यद्यपि 18 अक्टूबर 1939 को वायसराय द्वारा महामहिम की सरकार की ओर से की गई घोषणा इस सीमा तक आश्वस्त करने वाली है कि उसमें यह घोषित किया गया है कि जिस नीति और योजना पर भारत सरकार का अधिनियम 1935 आधारित है उस पर विभिन्न दलों के हितों और भारत के विभिन्न समुदायों के परामर्श से पुनर्विचार किया जाएगा, किंतु भारत के मुस्लिम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि समग्र संवैधानिक योजना पर नए सिरे से पुनर्विचार न किया जाए और यह कि कोई भी संशोधित योजना मुसलमानों को तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक कि वह उनकी अनुमोदन और सहमति से न बनाई जाए। बिंदु संख्या 3, यह निश्चय किया जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन का यह सुविचारित मत है कि संवैधानिक योजना इस देश में तब तक कारगर नहीं होगा अथवा मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जब तक कि उसे निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनाया जाएगा, अर्थात यह भौगोलिक तौर पर सन्निहित इकाइयों में सीमांकित की जाए जो इस तरह गठित हो कि अनावश्यकता पड़ने पर उनका पुनर्समायोजन किया जा सके कि जनसंख्या की दृष्टि से मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र जैसे भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र हैं उन्हें स्वतंत्र राज्य के गठन हेतु वर्गीकृत किया जाए जिसमें संवैधानिक इकाइयां स्वायत्त और प्रभुसत्ता संपन्न हो। बिंदु संख्या 4, इन इकाइयों और क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारों और अन्य हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उनके परामर्श से पर्याप्त, प्रभावी तथा अनिवार्य संरक्षणों का विशेष प्रावधान किया जाए तथा भारत के अन्य भागों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनके तथा अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारों एवं अन्य हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उनके परामर्श से पर्याप्त तथा अनिवार्य संरक्षण का विशेष प्रावधान किया जाए। बिंदु संख्या 5, यह अधिवेशन कार्यकारिणी समिति को पुनः प्राधिकृत करता है कि वह इन बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप संविधान की ऐसी योजना बनाए जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जैसे रक्षा, विदेशी मामले, संचार, चुंगी और अन्य आवश्यक मामलों के संबंध में इन इकाइयों को सभी अधिकार दिए जाने का समावेश हो। इस प्रस्ताव में क्या परिकल्पित है? पैरा 3 से यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वे स्वतंत्र राज्यों में समाहित होंगे। ठोस शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि उत्तर पश्चिम में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बलूचिस्तान और सिंध तथा पूर्व में बंगाल ब्रिटिश के प्रांत बने रहने के बजाय ब्रिटिश भारत से अलग स्वतंत्र राज्य बनेंगे। मुस्लिम लीग के प्रस्ताव का यही निष्कर्ष और सार संक्षेप है। क्या इस प्रस्ताव में यह परिकल्पित है कि ये मुस्लिम प्रांत राज्यों में समाविष्ट किए जाने के बाद इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य रहेगा अथवा ये एक संरचना के रूप में मिलकर एक राज्य बनेंगे या उसका रूप संघीय होगा या एकात्मक? इस मुद्दे पर यह प्रस्ताव अंतर्विरोधी भले ही ना हो, अस्पष्ट तो है ही। इसमें क्षेत्रों को मिलाकर स्वतंत्र राज्य बनाने की बात कही गई है जिसमें संगठनात्मक इकाइयों के स्वायत्त और सार्वभौम होने की बात भी है। इकाई शब्द का प्रयोग यह संकेत देता है कि इसका तात्पर्य संघ से है। यदि ऐसा तो सार्वभौम शब्द का
इकाइयों के रूप में प्रयोग निरर्थक है। इकाइयों का संघ और इकाइयों की प्रभुसत्ता परस्पर विरोधी है। यह हो सकता है कि कुछ परिकल्पित है वह महासंघ या परिसंघ हो, मगर फिलहाल यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या ये स्वतंत्र राज्य संघ बनेंगे या महासंघ। महत्वपूर्ण बात तो यह बुनियादी मांग है कि ये क्षेत्र भारत से पृथक राज्य बने। प्रस्ताव की शब्दावली कुछ ऐसी है कि इसमें उल्लिखित योजना बिल्कुल नई मालूम पड़ती है, परंतु इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह प्रस्ताव उस योजना को पुनर्जीवित करने की मांग करता है जो सर मोहम्मद इकबाल ने दिसंबर 1930 में लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पेश की थी। परंतु तब लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया था, मगर श्री रहमत अली MALLB ने इसे उठाया, जिन्होंने इसे पाकिस्तान का नाम दिया और जिस नाम से यह जानी जाती है। श्री रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान आंदोलन की नींव डाली। उन्होंने भारत को दो भागों अर्थात पाकिस्तान और हिंदुस्तान में विभाजित किया। उनके पाकिस्तान में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान शामिल थे। उनकी राय में शेष भाग हिंदुस्तान था। उनका विचार था कि उत्तर में 5 मुस्लिम प्रांतों को मिलाकर एक स्वतंत्र और पृथक पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र राज्य हो। यह सुझाव गोलमेज सम्मेलन के सदस्यों में वितरित किया गया था, परंतु आधिकारिक तौर पर यह कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह निजी तौर पर ब्रिटिश सरकार की सहमति प्राप्त करने का प्रयास मालूम होता है, मगर ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी राय में यह पुराने मुस्लिम साम्राज्य की ही थी। लीग ने पाकिस्तान की अपनी मूल योजना का विस्तार मात्र ही किया है। उसने बंगाल और असम में मुसलमानों को शामिल करके पूर्व में एक और मुस्लिम राज्य की योजना बनाई है। शेष इसका सार और सामान्य रूपरेखा वही है जो सर मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तावित की थी और जिसका प्रचार रहमत अली ने किया था। पूर्व के इस नए मुस्लिम राज्य को कोई नाम नहीं दिया गया। इससे श्री रहमत की विचारधारा और सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आया। कोई भी जिस जटिलता का अनुभव करता है वह यह है कि लोग ने इसे विस्तार देते हुए संक्षिप्त और कर्णप्रिय नामों वाले 2 मुस्लिम राज्य का नामकरण नहीं किया जैसा कि उससे आशा थी। उसने केवल पश्चिम में मुस्लिम राज्य और पूर्व में मुस्लिम राज्य के 2 लंबे चौड़े नाम दिए हैं। इस कठिनाई को हल करने के लिए पाकिस्तान नाम को सुरक्षित रखते हुए मेरा सुझाव यह है कि 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित इस विचारधारा और इसकी परिणत अर्थात विभाजन की अभिव्यक्ति के लिए उसे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान कहा जाए। इस योजना ने हिंदू भारत का ध्यान ही आकृष्ट नहीं किया, अपितु उसे आघात भी पहुंचाया है। अब यह पूछा जाना स्वाभाविक है, इस योजना में नई और स्तंभित करने वाली बात कौन सी है? उत्तर पश्चिम में प्रांतों को मिलाने वाला विचार स्तंभित करने वाला है। यदि ऐसा है तो यह स्मरण रखा जाए कि इन प्रांतों को मिलाना बहुत पुरानी परियोजना है, जिसे एक के बाद दूसरे वायसरायों, प्रशासकों और जनरलों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उत्तर पश्चिम में प्रस्तावित पाकिस्तान के प्रांतों में से पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विजय प्राप्त किए जाने के बाद से एक ही थे। ये दोनों 1901 तक एक ही प्रांत रहे। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इन्हें अलग कर 2 प्रांत बनाए जो अब भी हैं। जहाँ तक पंजाब को सिंध से मिलाने का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि सिंध विजय पंजाब से पहले होने के बजाय बाद में होती है तो सिंध पंजाब में मिला दिया गया होता, क्योंकि ये दोनों प्रांत न केवल आपस में मिले हुए हैं बल्कि एक नदी से जुड़े हैं जिसमें दोनों के बीच एक स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है। यद्यपि सिंध बम्बई में मिलाया गया था जो पंजाब के अलावा एकमात्र आधार था जिससे उसका शासन चलाया जा सकता था। सिंध को बम्बई से अलग कर उसे पंजाब से मिलाने का विचार त्यागा नहीं गया था और उस दृष्टि से समय समय पर योजनाएं पेश की जाती रही थी। पहले योजना तब पेश की गई जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, परंतु वित्तीय कारणों से इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूर नहीं किया। विद्रोह के बाद इस सवाल पर पुनः विचार हुआ, परंतु हिंदुकुश इंडस के साथ संचार की पिछड़ी दशा के कारण लॉर्ड कैनिंग ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सन 1976 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने राय दी कि सिंध को पंजाब से मिला दिया जाए।
सन 1877 में लॉर्ड लिटन ने जो नॉर्थ ब्रुक के स्थान पर लाए थे, पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों और सिंध पार के जिलों को शामिल करके सिंध पार एक प्रांत का गठन करना चाहा था। इसमें पंजाब के 6 सीमावर्ती जिले अर्थात हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, सिस सिंध नदी पट्टी को छोड़कर डेरा इस्माइल खान, उस छूट के साथ डेरा गाजी खान और सिंध नदी पार का सिंध कराची को छोड़कर शामिल होते। लिटन का यह भी सुझाव था कि बम्बई में पूरे मध्य प्रांत या उसका एक भाग शामिल किया जाना चाहिए ताकि सिंधु नदी के पार के सिंध की भरपाई हो सके। ये प्रस्ताव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मंजूर नहीं किए। जब लॉर्ड लैंसडाउन वायरस थे 1988 टू 1994, तो यही परियोजना अर्थात सिंध को पंजाब में मिलाने का सुझाव अपने मूल रूप में पुनर्जीवित हुआ, परंतु बलूचिस्तान एजेंसी का गठन होने के कारण सिंध एक सीमांत जिला नहीं रहा और उस विचार ने जो अपने मकसद में सामरिक था अपना दावा खो दिया और सिंध पंजाब में शामिल नहीं किया जा सका। यदि अंग्रेजों ने बलूचिस्तान अधिकृत नहीं किया होता और लॉर्ड कर्जन ने पंजाब से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अलग करने का विचार नहीं बनाया होता, तो बहुत पहले ही पाकिस्तान एक प्रशासनिक इकाई के रूप में सामने आ गया होता। जहां बंगाल में एक राष्ट्रीय मुस्लिम राज्य के निर्माण के दावे का मामला है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अनेक लोगों को याद होगा कि 1905 में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल और आसाम को इन दोनों प्रांतों में विभाजित किया था। पूर्वी बंगाल और आसाम, जिसकी राजधानी ढाका थी, और पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। पूर्वी बंगाल और आसाम के नए प्रांत में आसाम शामिल था और बंगाल तथा आसाम के ये पुराने जिले शामिल थे: ढाका, मेमनसिंह, फरीदपुर, बाकरगंज, टिपरा, नोवाखली, चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र, राजशाही, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, रंगपुर, वोगस, पटना और मालदा। पश्चिम बंगाल में पुराने बंगाल प्रांत के शेष जिले और असम के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रांत का संबलपुर जिला पश्चिम बंगाल को दिया गया था। एक प्रांत को 2 भागों में बंटवारा, जिसे भारतीय इतिहास में बंगाल का विभार न कहा जाता है, पूर्वी बंगाल में एक प्रकार से एक मुस्लिम राज्य के गठन का ही प्रयास था, क्योंकि पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत असम के भागों को छोड़कर एक मुस्लिम बहुल राज्य ही था। किंतु हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया, क्योंकि वह हिंदुओं के सामने झुक गई और उसने मुसलमानों की इच्छा की परवाह नहीं की, क्योंकि वे अपनी आवाज़ उठाने के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर थे। यदि बंगाल का विभाजन उस समय रद्द नहीं हुआ होता, तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम राज्य एक नई परियोजना नहीं होती, बल्कि वह 39 वर्ष पुराना राज्य ही हो गया होता। क्या हिंदुस्तान से पाकिस्तान के अलग हो जाने का विचार घातक है? यदि ऐसा है, तो मैं उन तथ्यों का स्मरण कराना चाहूँगा जो उन मुद्दों से संगति रखते हैं जो कांग्रेस की नीति के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप है। यह स्मरण करना होगा कि श्री गांधी जो ही कांग्रेस पर काबिज हुए, उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए 2 काम किए। इनमें से पहला था सविनय अवज्ञा का श्री गणेश। भारतीय राजनीति में श्री गांधी के पदार्पण से पहले सत्ता प्राप्ति के लिए सक्रिय पक्ष थे। कांग्रेस, लिबरल्स, उदारवादी और बंगाल के आतंकवादी क्रांतिकारी कांग्रेस और लिबरल्स एक ही पार्टी थे और उनके बीच आज की तरह कोई अंतर नहीं था। अतएव हम निरापद रूप से कह सकते हैं कि भारत में मात्र 2 दल थे, उदारवादी और आतंकवादी। इन दोनों दलों में प्रवेश की शर्त बड़ी कठोर थी। लिबरल उदारवादी पार्टी में प्रवेश की शर्त मात्र शिक्षा ही नहीं अपितु उच्च स्तरीय ज्ञान भी था। अध्ययन की दृष्टि से सुप्रतिष्ठित भी हुए बिना कोई भी लिबरल पार्टी का सदस्यता लेने की कल्पना नहीं कर सकता था। उस दल ने अशिक्षितों को राजनीति सत्ता प्राप्त करने से प्रभावी ढंग से रोका था। आतंकवादियों ने जहां तक भी सोचा जा सकता है कठोरतम परीक्षा लेने का मार्ग निर्धारित किया था। केवल वही लोग जो उद्देश्य के लिए अपना जीवन ही नहीं प्राण भी समर्पित करने को तैयार होते थे, उनके संगठन के सदस्य बन सकते थे। अतएव कोई भी भीरू या पाखंडी आतंकवादी संगठन में प्रवेश नहीं पा सकता था। सविनय अवज्ञा के लिए किसी ज्ञान या अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसमें जीवन न्योछावर करने का भी आह्वान नहीं है। यह उस विशाल बहुमत के लिए एक सरल मध्य मार्ग है जिसने कोई विद्वता हासिल नहीं की और जो यातना के प्रकाष्ठा झेलने के तैयार नहीं है, साथ ही देशभक्त होने के पाखंड भी कर सकता है। इस मध्यम मार्ग ने ही कांग्रेस को लिबरल्स पार्टी और
आतंकवादी क्रांतिकारी पार्टी की तुलना में अधिक लोकप्रिय बनाया। श्री गांधी ने जो दूसरी बात की वह भाषाई राज्यों के सिद्धांतों को लागू करना था। श्री गांधी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जो संविधान कांग्रेस ने बनाया उसके अंतर्गत भारत की भाषीय आधार पर निम्नलिखित प्रांतों में विभाजित किया गया, जिनके मुख्यालय भी यहाँ उल्लिखित हैं। इस विवरण में जनसंख्या अथवा राजस्व संबंधी पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। प्रांतीयता के उद्देश्य से क्षेत्रों के वितरण संबंधी इस योजना में इस विचार को दृष्टिगत नहीं रखा गया कि प्रत्येक प्रशासनिक इकाई सभ्य जीवन का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने और जुटाने में समर्थ होनी चाहिए। जिसके लिए यह जरूरी है उसमें समुचित क्षेत्र व पर्याप्त जनसंख्या हो, अपेक्षित राजस्व की व्यवस्था हो। निर्णायक पक्ष भाषा ही था। इस संभावना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसा होने से भारतीय सामाजिक जीवन के पहले से ही ढीले ढीले ढांचे में एक विघटनकारी तत्व समाविष्ट हो सकता है। निसंदेह यह योजना लोगों की स्थानीय देशभक्ति को जगाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में लाने के एकमात्र उद्देश्य से पेश की गई थी। भाषीय प्रांतों का विचार घर कर चुका है और क्रियान्वित करने की मांग इतनी प्रबल और अप्रतिरोधी हो चुकी है कि जब कांग्रेसी सत्ता में आएगी तो उसे इस योजना को क्रियान्वित करने को बाध्य होना पड़ेगा। उड़ीसा को बिहार से अलग किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य की मांग कर रहा है। कर्नाटक महाराष्ट्र से अलग होने की मांग कर रहा है। गुजरात ही एकमात्र ऐसा भाषीय प्रांत है जो महाराष्ट्र से पृथक होने की मांग नहीं कर रहा है, या फिर गुजरात ने फिलहाल पृथकता का विचार त्याग दिया है। इनका कारण संभवतः यह है कि गुजरात को यह एहसास हो गया है कि महाराष्ट्र से जुड़े रहना राजनीतिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से भी एक बेहतर स्थिति है। चाहे जो भी हो, यह तथ्य है कि भाषीय आधार पर पृथकता कांग्रेस के लिए अब एक मान्य सिद्धांत है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि कर्नाटक और आंध्र प्रांत के बंटवारे की मांग भाषा के आधार पर की जा रही है और पाकिस्तान का पृथकतावादी दावा सांस्कृतिक भेदों पर आधारित है। इस अंतर के बिना एक वैशिष्ट्य और है। भाषाई अंतर सांस्कृतिक अंतर का ही दूसरा नाम है। यदि कर्नाटक और आंध्र की पृथकतावादी मांग में कोई परेशानी की बात नहीं है तो पाकिस्तान को पृथक कर देने की मांग में ही क्यों परेशानी है? यदि यह प्रभाव के लिहाज से विघटनकारी भी है तो महाराष्ट्र से कर्नाटक अथवा मद्रास से आंध्र जैसे हिंदू प्रांतों की पृथकता से अधिक अनिष्टकारी नहीं है। पाकिस्तान जो उस सांस्कृतिक इकाई का प्रादुर्भाव है जो अपने विशिष्ट सांस्कृतिक विकास के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहा है।